हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। बात करते हैं हम यहाँ पर एक डबली रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का सेक्शन है जिसको हमें क्या करना है, उस पर बेस्ड एक गेट प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो गेट में 2010 में 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया था जो कि कॉमन डेटा टाइप क्वेश्चंस होते हैं। 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक कॉमन डेटा होता है। तो वो डबली रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट पर बेस्ड था। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। पहले मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। अ डबली रेनफोर्स्ड rectangular concrete beam has a width of 300 mm and an effective depth of 500 mm. The beam is reinforced with 2200 mm square of steel in tension and 628 mm square of steel in compression. The effective cover of compressive steel is 50 mm. Assume that both tension and compressive steel yield. The grades of concrete and steel are M20 and Fe250 respectively. The stress block parameters round off to the first 2 decimal places for concrete shall be as per IS 456-2000. The first question is the depth of neutral axis is, and the second question is the moment of resistance of section is. ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या दे रखे हैं, 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, कॉमन डेटा दिया गया है दोनों के लिए। गेट 2010 में पूछा गया था। बात करते हैं पहले तो इस टाइप के क्वेश्चंस को फ्रेम करने से पहले, इसको सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, फिगर बनाना चाहिए कि बीम के अंदर हमें क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो आप देखिए मेरे पास एक डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन है। ठीक है, इस डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन में हमें यहाँ पर स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड है और इस स्टील रेनफोर्समेंट का जो टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया गया है, वो टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया यदि आप देखेंगे, अच्छा उन्होंने कहीं पर ऐसा बोला नहीं है कि 3 नंबर ऑफ बार्स हैं, मैंने बना रखा है। और ये जो टोटल AST दे रखा है वो दे रखा है 2200 mm स्क्वायर, 2200 mm स्क्वायर। और जो कंप्रेशन रेनफोर्समेंट है जो टॉप में प्रोवाइडेड है, उसका जो एरिया उन्होंने दे रखा है वो दे रखा है तकरीबन 628 mm स्क्वायर का। बात ये कहा गया है कि जो इफेक्टिव कवर ऑफ कंप्रेशन स्टील है वो 50 mm है। ये हो गया 50 mm कंप्रेशन रेनफोर्समेंट का इफेक्टिव कवर। चलिए, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है 50 mm। अब उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, उन्होंने कहा है विड्थ ऑफ 300 mm, मीन्स इसका विड्थ दे रखा है 300 mm के अंदर है, एंड इफेक्टिव डेप्थ ऑफ 500 mm। इफेक्टिव डेप्थ कहाँ से मेजर करते हैं, हम टॉप से मेजर करते हैं। कहाँ तक, टेंशन रेनफोर्समेंट के CG तक। तो ये हो गया मेरे पास यहाँ पर 500 mm का इफेक्टिव डेप्थ है। चलिए, ये फिगर मेरी पूरी तरीके से क्या हो चुका है, रेडी हो चुका है। M20 यहाँ पर क्या है, ग्रेड है। M20 क्या दे रखा है उन्होंने, ग्रेड दे रखा है कंक्रीट का। और Fe250 मुझे क्या दे रखा है, स्टील रेनफोर्समेंट दे रखा है। उन्होंने कहा है एज्यूम दैट बोथ टेंशन एंड कंप्रेसिव स्टील इल्ड टुगेदर, Fe250 दे रखा है। मतलब जो कंप्रेशन रेनफोर्समेंट है उसकी जो ग्रेड है वो भी 250 दे रखी है, जो टेंसाइल रेनफोर्समेंट है उसकी ग्रेड भी 250 दे रखी है। मुझे बोला गया है पहले क्वेश्चन में डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एस। ठीक है, तो निकालते हैं डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना है यदि, तो हम हमेशा डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स रख देते हैं। अच्छा, डबली रेनफोर्स्ड बीम, अभी हमने हमारे पिछले वीडियोस में बात किया था हाउ टू डिजाइन द डबली रेनफोर्स्ड बीम। ठीक है, जहाँ पे हमने टोटल कंप्रेसिव फोर्स कैलकुलेट करना सीखा है, टोटल टेंसाइल फोर्स कैलकुलेट करना सीखा है। तो मैं टोटल कंप्रेसिव फोर्स को टोटल टेंसाइल फोर्स के इक्वल रख रहा हूँ। तो रखते हैं हम 0.36 FCK B इंटू XU प्लस टोटल कंप्रेसिव फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो ASC इंटू F ऑफ SC माइनस 0.446 FCK। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंगल रेनफोर्स्ड बीम के कारण 0.36 FCK B इंटू XC। ओके, AC F ऑफ C माइनस 0.446 FCK, ये हो चुका आपका कंप्रेशन रेनफोर्समेंट के कारण, इक्वल टू 0.87 FY। अच्छा, AST कितने होते थे हमारे पास, 2, AST1 एंड AST2। तो यहाँ पर उन्होंने टोटल AST दे रखा है AST1 प्लस AST2। तो यहाँ पर फॉर्मूला में क्या लिख दूँ कि मुझे जो टोटल AST दे रखा है वो AST1 प्लस AST2 दे रखा है। ठीक है, टोटल कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स दे रखा है।
तो बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, वैल्यूज रख देता हूँ 0.36, FC के है मेरे पास 20 है ना, M20, यस, और B जो दे रखा है वो है 300 mm, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस XU। अच्छा, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है कि सभी वैल्यूज न्यूटन एंड mm में होना चाहिए। ASC क्या होता है 628 दे रखा है, और F ऑफ SC जो है वो होता है, अच्छा यहाँ पे F ऑफ SC क्या होता है, कंप्रेशन रेनफोर्समेंट की स्ट्रेसेस होते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या स्टेप बताया था आपको, पहले स्ट्रेन निकाल लो, स्ट्रेन का फॉर्मूला 0.0035 1 माइनस डी डैश बाय XU होता है ना। डी डैश हमें मुझे 50 mm दे रखा है, लेकिन जब भी मैं माइल्ड स्टील की बात कर रहा हूँ, Fe250 की बात कर रहा हूँ, तो उसके अंदर क्या होता है, F ऑफ SC ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, और उसकी वैल्यू कितनी रहती है 0.87 FI। तो यहाँ पर F ऑफ SC की वैल्यू क्या होने वाली है 0.87 FI इज 250 माइनस 0.446 FC के इज 20। यहाँ पर 0.87 FY की जगह 250 लिख दूँ, इंटू 250 इंटू टोटल AST1 प्लस AST2 कितना दे रखा है 2200 mm स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए अब मैं क्या करने वाला हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ, है ना। सॉल्व करते हैं हम इसको, देखते हैं कितना वैल्यू आता है। सभी वैल्यूज पता है, सिर्फ XC मुझे निकालना है, तो वो XC हम निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में भी उन्होंने हमें क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा है मोमेंट कैपेसिटी निकालने को, वो भी हम निकालेंगे। पहले यहाँ पर हम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल लेते हैं। ये एक्चुअली लिंक्ड आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन इसने कहा जाता है कि आप क्या करने वाले हैं, लिंक्ड करना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, उससे जो आंसर मिलेगा उसका यूज़ आप सेकेंड क्वेश्चन में करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें वो कहते हैं लिंक्ड आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ये मैं इक्वेशन सॉल्व कर लेता हूँ और आपको आंसर बता देता हूँ। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस XU का जो वैल्यू मुझे मिल रहा है, XU मुझे यहाँ पर मिल रहा है 160.885 mm। ठीक है, तो मुझे क्या मिला है, ये इक्वेशन मिला है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का वैल्यू का। तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन जो दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से ऑप्शन नंबर C जो है वो मैच कर रहा है। तो यहाँ पर इसको मैं लिख देता हूँ 160.9 है ना, 1 mm, और यही आपका क्या है आंसर ऑप्शन नंबर C में। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास, आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर C। आगे बढ़ते हैं हम, इसका आंसर निकाल लिया हमने। अब इसका सेकंड पार्ट यदि मैं देखता हूँ, लिंक्ड आंसर टाइप क्वेश्चन है कि पहले क्वेश्चन को सॉल्व करके कुछ वैल्यू निकालो, उसको सेकंड क्वेश्चन में उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मैंने निकाला है 160.91, इसका जो यूज़ है वो आपको सेकंड क्वेश्चन में मिलेगा। ठीक है, कैसे मिलेगा देखते हैं। हमें निकालना है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सेक्शन। तो यहाँ पे बहुत समझने की ज़रूरत है आपको कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MOR जो हम निकालते हैं, वो तो मैं कंप्रेशन जोन में निकाल सकता हूँ या फिर टेंशन जोन में निकाल सकता हूँ। चूँकि टेंशन जोन में यदि आप निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला क्या बनता है 0.87 FY AST1 वहाँ का लीवर आर्म प्लस 0.87 AST2 वहाँ का लीवर आर्म, मतलब 0.87 AST1 D माइनस 0.42 XU प्लस 0.87 FY AST2 D माइनस D डैश वहाँ का लीवर आर्म। तो यहाँ पर ये इक्वेशन मैं तभी लगा पाऊंगा जब मेरे पास AST1 और AST2 की वैल्यू पता हो, अलग अलग वैल्यूज। लेकिन मुझे यहाँ पर क्या दे रखा है, कंबाइंड वैल्यू AST का दे रखा है, मतलब मैं टेंशन जोन में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा यहाँ पर। हाँ, अलग अलग वैल्यू देते हैं AST1 AST2 तो आई कैन थिंक, मगर यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, कंप्रेशन जोन में निकालना होगा। चलिए निकालते हैं कंप्रेशन जोन में मोमेंट कैपेसिटी। तो कैसे निकालेंगे कंप्रेशन जोन में मोमेंट कैपेसिटी। कंप्रेशन जोन में फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूँ। देखो फॉर्मूला कंप्रेसिव फोर्स का तो लिखा है, इस टर्म में आप लीवर आर्म का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस टर्म में आप लीवर आर्म का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा मोमेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटी का। तो फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूँ, मोमेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटी इन कंप्रेशन जोन क्या बनता है, फॉर्मूला 0.36 FCK B इंटू XU इंटू D माइनस 0.42 XU। ठीक है, उसके बाद प्लस A of SC F of SC माइनस 0.446 इंटू FCK है ना। उसके बाद इसमें आप क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लीवर आर्म D माइनस D डैश।
कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, आपको ये टर्म इग्नोर करने का बोल देते हैं कि इग्नोर दी डिडक्शन ऑफ एरिया ऑफ कंक्रीट इन द कंप्रेशन जोन, तो आप ये टर्म इग्नोर भी कर सकते हैं 0.446 FCK वाली। अभी उन्होंने ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो आपको पूरी इक्वेशन कंसिडर करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर आप क्या करते हैं, आपको कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ से 160.91 आंसर निकाला, ये वैल्यू आप क्या रख देंगे, यहाँ पर रखेंगे XU की जगह, कैलकुलेट करके MOR निकाल देंगे। आंसर सही आएगा, लेकिन अप्रोच इज नॉट करेक्ट। क्योंकि क्या होता है कि पहले मुझे हमेशा जब भी मोमेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है, मैं पहले भी आपको काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ, पहले हमें XU क्या करना चाहिए, कंपेयर करना चाहिए XU लिमिट के साथ कि ये मेरे पास बैलेंस सेक्शन है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन है या ओवर रेनफोर्स सेक्शन है। अकॉर्डिंगली वी विल प्लान कि कौन सी वैल्यू आपको यहाँ पर रखना होगी XU का, क्या मुझे एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस रखना है या मुझे लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस रखना है, वो पहले मुझे कैलकुलेट करना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर कि ये कौन सा टाइप का सेक्शन है। XU मेरे पास ये रहा, मैं जल्दी से XU लिमिट कैलकुलेट कर देता हूँ। XU लिमिट क्या होता है, मेरे पास जो ग्रेड है वो Fe250 यहाँ पर दे रखा है। Fe250 यदि मेरे पास है तो फॉर्मूला बनता है मेरे पास 0.53D का। सो 0.53 इफेक्टिव डेप्थ मुझे पता है कितना दे रखा है, 500 mm। सो 500 mm का देखते हैं वैल्यू कितना आता है। तो वैल्यू आ रहा है यहाँ पर 265 mm। तो मेरे पास XU लिमिट आ चुका है 265 mm, और यहाँ पर XU एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो 160.91 है, मतलब XU छोटा है XU लिमिट से। तो आई कैन राइट XU इज लेस देन XU लिमिट, मतलब आपका सेक्शन कैसा है, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन है। URS टाइप के सेक्शन है आपके पास, मतलब अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन है ना। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ही यूज़ करना होगी, मतलब मैं जहाँ भी प्रॉब्लम में XU देखता हूँ मुझे वहाँ पर 160.91 वैल्यू रखना होगा। तो इसमें आगे देखते हैं, हमें निकालना है मोमेंट कैपेसिटी। तो इसमें वैल्यूज़ में पुट करते जाता हूँ। तो 0.36 FC की यदि मैं बात करूँ तो FC के मेरे पास M20 है, सो 20। विड्थ की बात करूँ तो 300 mm है। XU में अभी निकाल चुका हूँ 160.91 का, है ना। इफेक्टिव डेप्थ हमें दे रखा है 500 mm माइनस 0.42 XU 160.91 प्लस 628 ASC का वैल्यू है। F ऑफ SC कितना हो जाएगा 0.87 FY 250। चूँकि माइल्ड स्टील है इसलिए मैं 0.87 FY लिख रहा हूँ, है ना। यदि HYSD होता तो पहले स्ट्रेन निकाल के वहाँ से फिर निकालना होता मुझे F ऑफ SC का वैल्यू माइनस 0.446 इंटू 20, और इसी के साथ मल्टीप्लिकेशन में D जो है 500 माइनस D डैश। D डैश क्या होता है आप देखेंगे, D डैश होता है कि कंप्रेशन रेनफोर्समेंट का इफेक्टिव कवर। तो अब यहाँ देख सकते हैं मुझे ये जो 50 mm है कंप्रेशन रेनफोर्समेंट का इफेक्टिव कवर, D डैश की वैल्यू 50 mm दे रखा है। तो मैं इस इक्वेशन में 50 mm रख देता हूँ। आप देखेंगे कि इसको हम सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, देखते हैं क्या वैल्यूज़ मुझे यहाँ पर मिलती है। ठीक है, सो 0.42 इंटू 160.91 इंटू 160.91 इंटू 300। फर्स्ट टर्म पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सॉल्व करके, देखते हैं क्या वैल्यू बनती है। अच्छा, ये जो वैल्यू दे रहा है फर्स्ट टर्म में एकदम न्यूटन mm में मिलेगा, सेकंड टर्म में भी न्यूटन mm में मिलेगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे किलो न्यूटन मीटर में लिख रहा हूँ 150.29 प्लस ये फर्स्ट टर्म में, ये किलो न्यूटन मीटर में लिखा है, मतलब मैंने 10⁻⁻6 से क्या कर रखा है, मल्टीप्लाई कर रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो 0.446 FCK वाला टर्म होता है वो आप इग्नोर भी कर सकते हैं यदि क्वेश्चन में लिखा हुआ हो। IS कोड ने तो सजेस्ट करा है कि आप इग्नोर कर सकते हैं, है ना, लेकिन चूंकि यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं था क्वेश्चन में तो मैंने इग्नोर नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे वैल्यू मिला है 58.945 किलो न्यूटन मीटर का। दोनों को ऐड करता हूँ, देखते क्या वैल्यू मुझे मिलता है। यहाँ पर वैल्यू मिल रहा है मुझे यहाँ पर 209.234 किलो न्यूटन मीटर का। ठीक है, ये मुझे वैल्यूज़ मिला है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस अवेलेबल है जिसमें से मुझे आंसर जो सही लग रहा है वो है ऑप्शन नंबर बी 209.209.20। तो आपका जो आंसर हो चुका है
वो हो चुका है ऑप्शन नंबर बी 209.20 किलो न्यूटन मीटर का। तो ये था आपका डबली रेनफोर्स्ड बीम पे हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया जो कि लिंक्ड आंसर टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। पहले आप डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालिए, उसके बाद लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से कंपेयर करिए, डिसाइड करिए कि अंडर रेनफोर्स्ड है, बैलेंस है या ओवर रेनफोर्स्ड है, उसके हिसाब से आप डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस चूज करिए और उसको मोमेंट रेजिस्टेंस फॉर्मूले में रखिए और इस फैशन में क्या कर सकते हैं आप अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।